मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट का फेलियर, आई कॉल्ड माई ब्रदर, आई क्राइड लाइक एनीथिंग. इट वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी. आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एंड आई सेड प्लीज मुझे एम्प्लॉय कर लो. इंजीनियर से भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में रहता ही है कि आप 4 इयर्स इंजीनियरिंग की तो क्यों सीट अगर आपको डिस्करेज करना है तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल हटा दो, और डॉक्टर्स वैसे ही नहीं आएंगे. कोई भी 13-14 घंटे डेली नहीं पढ़ सकता. Impossible. Yes. सब कुछ चेंज हो चुका है, ऑप्शनल उड़ गया है और एथिक्स आ गया है, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी आ गई है. बट डोंट वरी, एग्जाम आपका सितंबर में नहीं करेंगे, दिसंबर में करेंगे, तो आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा. बिकॉज देयर इज नो एंड टू द सिलेबस. कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है आसान है, ऐसा नहीं हो लेने के बाद आपको मिड वे लगे कि यार कहाँ फंस गया. ले लिया टॉपर. ऑप्शनल डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी, और जब पढ़ना शुरू किया तो आई फाउंड दैट टू बी सो इंटरेस्टिंग. मैंने कि इफ यू हैव एवरेज मार्क्स इन एवरी सिंगल थिंग, यू विल बी मोस्ट लाइकली इन टॉप 5, टॉप 10 राइट. मयंक, मेरा अगला सवाल आपके लिए है. आप ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम को भी टॉप कर चुके हैं. यू अचीव्ड रैंक 1 इन दैट इन 2017. तो उसके बाद IAS की तरफ रुझान क्यों? इंजीनियरिंग सर्विस मतलब पहले अगर फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे GS से बड़ा डर लगता था. स्टार्टिंग में जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो लगता था कि UPSC का सिलेबस देखा कि भाई GS नहीं हो पाएगा. स्टार्टिंग में ऐसा लगता था. तो मैंने कहा कि पहले जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी है इंजीनियरिंग में तो वो एग्ज़ाम एक बार दे देते हैं. तो जब इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद और ज्वाइनिंग के बीच में 1 ईयर का गैप होता है. सो एट दैट टाइम आई थिंक कि अब मतलब GS पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं तो UPSC दे सकते हैं. एंड देन ऑप्शनल के लिए अवेलेबल था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई कैन टेक एज ऑप्शनल. तो उसके बाद फिर मैंने स्विच ओवर किया कि अब UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. ये अक्सर एस्पिरेंट्स को एट लार्ज एक वो रहती है प्रॉब्लम कि आपने अगर कोई और एग्जाम टॉप किया है जैसे SSC या कहीं पर भी और स्टेट PCS में टॉपर हैं, फिर आप एक UPSC की सीट ले रहे हैं. सो मेनी पीपल आर बिट एंग्री और रिजेंटफुल कि नहीं आपने सीट छोड़ दी, सरकार का पैसा वेस्ट कर दिया. नहीं ऐसा आई डोंट थिंक सो. ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो सीट्स हमेशा एक रेशनल नंबर में उनका रहता है तो एवरी ईयर दे विल मैनेज दैट पर्टिकुलर. नहीं बट जैसे मेरा तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन था कि भाई आप 22 साल के हो, अभी जस्ट मैं पास आउट भी नहीं हुआ था एक्चुअली तब तक. जब मेरा फरवरी में पास आउट हुआ था, अप्रैल में इंटरव्यू था, तो काफ़ी लोड ले लिया था पैनलिस्ट ने कि ये क्या चल रहा है, आपने तो डॉक्टरी करी नहीं है, तो 2 महीने हुए. तो मतलब मैंने तो मतलब आंसर जो दिया दे सेड कि डोंट गिव दिस बुलशिट आंसर, दिस वाज द वर्बैटिम रिप्लाई. बट लिमिटेड पॉइंट बीइंग कि भाई अगर उनको डॉक्टर्स का नहीं लेना होता तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल नहीं रखते. क्यों रखते? तो मतलब दे वांट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दे जस्ट वांट टू चैलेंज यू कि भाई आप क्या अप्लाई करते हो, कैसे करते हो, हाउ. इंजीनियर से भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में रहता ही है कि आप 4 इयर्स इंजीनियरिंग की तो क्यों सीट. अगर आपको डिस्करेज करना है तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल हटा दो, और डॉक्टर्स वैसे ही नहीं आएंगे. तो आई डोंट थिंक कि कोई सीट ऐसे कुछ खराब होती है. व्हाटएवर यू लर्न इन एम्स में भी IAS में कुछ अप्लाई कर सकते हो. काफ़ी सारे मेरे बैच में आई थिंक 30 डॉक्टर्स हैं, 180 में से 30 आर डॉक्टर्स, 100 इंजीनियर्स हैं. मतलब तो मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग, दैट्स व्हाई कोविड के टाइम्स में डॉक्टर कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी हैज बीन एबल टू डिलीवर लाइक एनीथिंग दोज इन एडमिनिस्ट्रेशन. अभी रिसेंटली राजस्थान में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी थी. तो एक कलेक्टर हैं, ही इज अ डॉक्टर, उन्होंने OPD चालू कर दिया. तो मान लो 50-100 पेशेंट्स को भी मदद मिली, पर उन 100 लोगों के लिए तो भगवान है उस दिन के लिए. तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है. अच्छा, आपने ऑप्शनल की बात करी तो आपने अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही ऑप्शनल सिलेक्ट किया. अब इंजीनियर्स को ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम वो 4 ऑप्शनल लें या फिर कुछ GS का टॉपिक सिलेक्ट करें. उसमें आपकी क्या राय है? दोनों पॉइंट हैं ऑप्शनल लेते वक्त. मतलब सबसे पहले ये देखना है कि अगर उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तभी वो ऑप्शनल लो, बिकॉज ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है. एंड हो सकता है हमने 4 इयर्स इंजीनियरिंग किया है लेकिन ऑप्शनल में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है. सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल. बट एडवांटेज ये है इंजीनियरिंग ऑप्शनल का कि GS पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कई बार एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है. मतलब मेरे संग ये होता था कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जब GS पढ़ता था तो रात को एकदम फ्रेश माइंड से मैं इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल देख लेता था. सो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज. और एक थोड़ा सा ये रहता है कि सिंस टेक्निकल क्वेश्चन है तो अगर प्रोसेस फ्लो करेक्ट है और आंसर करेक्ट आया तो मार्क्स लगभग 70-80% मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं. तो थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है. बट भेड़ चाल मत करना. एक बार को याद है, बहुत ही फनी इंसिडेंट था. मेरे से जस्ट पहले शेना मैम थे हमारी एम्स की सीनियर, उनकी रैंक 1 आ गई थी. तो मतलब एम्स की शी टॉप्ड द एग्ज़ाम. तो और फिर मतलब हमारे भी बैच में भारती थी, मैं था, तो काफ़ी लोगों के मेडिकल साइंस ऑप्शनल थे. और जो परसेंटेज रेशो था ना सक्सेस का कि लेट से 100 लोगों ने लिया तो कितने लोगों ने क्रैक किया, तो मतलब इतना फनी हो गया था इंसिडेंट कि लोग इतना भेड़ चाल फॉलो करते हैं कि मेडिकल साइंस ना लेने लग जाए कि नॉर्मल लोग मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेके क्रैक कर रहे हैं. तो मतलब जस्ट डोंट लाइक फॉलो कि भाई ये चल रहा है तो ये ले लिया, वो चल रहा है तो ये ले लिया. टॉपर ऑप्शनल डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं
3 ईयर से एक ऑप्शनल से करते हैं, उसके बाद Yes, they and still switch they their decide to optional. switch. तो इट्स मतलब जितना स्टार्टिंग में अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लें, मतलब दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा के बीच में एक छोटा सा पॉज लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 2024 और 25 की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक होगी। हम लेकर आ रहे हैं पाथफाइंडर मेंस प्लस प्रीलिम्स बैच। दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आपकी प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम करवाएंगे और ये बैच केवल 7,999 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लो कॉस्ट में बैच है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सही नहीं लग रहा है। देखिए, इसमें सब कुछ सही है। हम ये लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो अभी तक हमने ऑफलाइन से 1/5 प्राइस पर अवेलेबल करवाए थे, पर वो प्राइस भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अनअफोर्डेबल है, तो उनके लिए हम एक और लोअर प्राइस पॉइंट लेकर आ रहे हैं ताकि यूपीएससी की तैयारी के पहले किसी को ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं। बहुत ही कम प्राइस में, परहैप्स इंडिया के अंदर लोएस्ट प्राइस है ये किसी भी यूपीएससी ऑनलाइन कोर्स का। उसमें आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एजुकेटर्स एंड पूरा तैयारी टिल प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा। अब इसमें आपको बता देता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कोर्स, कैसे ये पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हम इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे। 1 जून 2023 को ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आपको एनरोलमेंट अगर करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने इसका प्राइस 8,000 रखा है, बट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,500 स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन अभी शुरुआत में एक अर्ली बर्ड ऑफर हमने रखा है, इसका आपको जल्द से जल्द फायदा उठाना है। कोर्स की स्टार्टिंग होने वाली है 1 जून से। इसमें आपको पढ़ाएंगे मैं और पाथफाइंडर के मेरे अन्य सदस्य साथी एजुकेटर्स। तो हमारी जो पाथफाइंडर की टीम है, आप देख रहे हैं, आपको कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, और लाइव में भी हो सकता है आप उनमें से किसी टीचर से पढ़े हों, तो आपको वही टीम लाइव में पढ़ाने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी अ फुली लाइव कोर्स। यहाँ पर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस हम लाइव अवेलेबल कराएंगे। 900+ आवर्स की टीचिंग इसमें होने वाली है। लगभग 6 महीने कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। 6 महीने में ये पूरा बैच आपका समाप्त होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी, पढ़ाई सब करवाई जाएगी। आफ्टर दैट, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए आपकी अलग से क्लासेस लगेंगी। मेंस के लिए आपकी हम अलग से हैंड होल्डिंग करेंगे। मेंस के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम अवेलेबल होगा, ताकि आपको मेंस में कहीं भी ये महसूस ना हो कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। तो अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। साथ साथ में ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इंटरव्यू तक भी आपके लिए जारी रहेगा। इंटरव्यू के लिए डेफ एनालिसिस होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे कई अभ्यर्थी नहीं करवाते हैं। डेफ एनालिसिस के साथ साथ इंटरव्यू के अंदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड रिसेंटली सिलेक्टेड ऑफिसर्स दोनों के मिक्स पैनल से हम आपका इंटरव्यू भी करवाएंगे, और इससे आपको यूपीएससी में अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने में मदद मिलेगी। तो देखिए, ये वाला जो ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। अभी 8,000 रुपीज़ इज आई थिंक अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्राइस पॉइंट, जो यूपीएससी के अंदर बेस्ट क्वालिटी एंड लोएस्ट प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल हम करवा रहे हैं। इसका उम्मीद करता हूँ कि 2025 के रिजल्ट में कई स्टूडेंट्स जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम होगा। तो ये थी हमारी सारी जानकारी। अब हम फिर से अपने मेन कॉन्वर्जेशन पे पहुंच जाते हैं। आप दोनों के ऑप्शंस क्या थे? My option was philosophy. So philosophy लिया था अगेन जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सो मैंने भी जब शुरू किया था, आई वॉज इन द लास्ट सेमेस्टर वगैरह बचा हुआ था उस समय। सो उस समय ब्रॉड माइंडसेट ये था, टाइम कम है तो कौन सा सब्जेक्ट जल्दी ख़त्म करेंगे। सो आई थॉट फिलोसफी छोटा सिलेबस है, दिस इज समथिंग मैनेजेबल, दो इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वे, बिकॉज उतनी उसमें जो जितनी मेहनत लगती है, इट्स ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड। बट या एक चीज़ जो आई वुड अगेन कॉन्कर विथ हिम, जब आप सिलेक्ट कर रहे हो या चूज़ कर रहे हो ऑप्शनल, चूज़ द वन विच यू थिंक इज़ वेरी ईजी। ब्रॉडली आपका मकसद है कि आप अच्छा स्कोर उसमें करें एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ़िलासफ़ी लेके, या पहले कई बार होता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम बढ़िया IAS अफसर बनेंगे। यू आर ट्रेन टू इट, यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप आ जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है आसान है, ऐसा नहीं हो लेने के बाद आपको मिड वे लगे कि यार कहाँ फंस गया, वो देख लीजिए विच इज़ ईजियर फॉर यू, जिसमें आपको लगता है स्कोर करना आसान है। अच्छा तरीका ये है, पुराने पेपर थोड़े से देख लिए। कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसके पेपर देख के लगता है अरे काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैं बिना अभी पढ़े ही इनका कुछ आंसर वगैरह दे सकता हूँ, आपको एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड होता है, दैट्स इट। बट बाकी उसके बाद एवरी सब्जेक्ट है जो है, इट नीड्स इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट एंड अटेंशन। और वेरिएबिलिटी मार्क्स का भी वैसे ही होता है, किसी के बहुत अच्छे आते हैं, किसी के बहुत ख़राब आते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, इट्स विद रिस्पेक्ट टू किस तरीके से ऐसा होता है कि किसी एक ऑप्शनल के मार्क्स
2017 में बहुत ज्यादा आ गए और नेक्स्ट टाइम उसी ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स दे देंगे बिकॉज यूपीएससी ऑलवेज ट्राइज टू रैशनलाइज एज वेल. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पबैड एंड ज्योग्राफी जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे तो उसके बाद फिर उनका मार्क्स का वो कम हुआ या सक्सेस रेट भी एकदम डैम्पन हुआ था. सो माई ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी. और मैंने भी जैसे अथर सर ने बोला, मुझे किसी ने बोला था कि छोटा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, तो ऐसा करके मैंने ले लिया था. द थिंग वॉज कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि आई हैड ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स. फ़िज़िक्स लेने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल से पहले मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी, कुछ याद भी नहीं था और फिज़िक्स इतना पॉपुलर भी नहीं था कि उसमें गाइडेंस अवेलेबिलिटी मटेरियल की होगी. तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी. और जब पढ़ना शुरू किया तो आई फाउंड दैट टू बी सो इंटरेस्टिंग. थिंग्स लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन ने पेट्रियार्की को कैसे बूस्ट दिया, थिंग्स जो नॉर्मली नहीं समझ आते हैं, इतने ऐसे ऐसे तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें थी. एंड देन यू गेट टू लर्न अबाउट सोसाइटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें बाद में आती हैं. इनिशियली आई स्टार्टेड बिकॉज पीपल टोल्ड मी कि लिमिटेड सिलेबस है और अवेलेबिलिटी है मटेरियल की. दैट वाज सफिशिएंट. हमारा बैच काफी क्यूरियस था क्योंकि हमने 2 ऑप्शनल की तैयारी करी थी. वी वर द लास्ट बैच टू हैव 2 ऑप्शनल्स. तो मैं तो मतलब अप्रैल तक साइकोलॉजी हम साथ में ही पढ़ते थे, मैं और मेधा, और मेडिकल साइंस तो मैं पढ़ ही रहा था. सडनली मतलब 26 मई को एग्ज़ाम है 2013 में और शायद 1 अप्रैल को बताते हैं कि सब कुछ चेंज हो चुका है, ऑप्शनल उड़ गया है और एथिक्स आ गया है, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी आ गई है. बट डोंट वरी, एग्ज़ाम आपका सितंबर में नहीं करेंगे, दिसंबर में करेंगे, तो आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो सबसे बड़ा जो क्यूरियस था, एक्चुअली हमने वो फेस किया है कि आपने 2 ऑप्शनल पूरी तरीके से पढ़ रखे हैं, सडनली आपको मतलब एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा. तो काफ़ी क्यूरियस था. बट एनीवे मतलब ये तो बिल्कुल आई कंकर विद हिम कि पबैड पढ़ के मतलब आपके पास 35 साल की सर्विस तो रहेगी, 30 से 35 साल की फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. बहुत टाइम मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है व्हाटएवर. तो कोई भी चीज़ इसलिए मत पढ़ना कि भाई वो आपकी सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी. वो तो आप एनीवे 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल में सीख जाओगे. राइट नाउ द फोकस शुड बी कि भाई एग्जाम क्रैक करो. वो करोगे तो सर्विस मिलेगी क्योंकि वहीं पे ऑड्स बहुत कम है कि यू विल एनीवे गेट इनटू सर्विस. तो द ओनली फोकस शुड बी कि व्हाट हेल्प्स यू टू रीच देयर. इसमें एक वो भी चलता है कि पबैड अगर आपने ले लिया ऑप्शनल तो लबास में हमें कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ के जा रहे हो थोड़ा बहुत. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. इस पर एक लार्जर क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इससे तो बड़ा मिथ कुछ है ही नहीं पहले तो आई कैन से. बट व्हाट डू यू थिंक कि इस एग्जाम के 1-2 मिथ्स अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ही जैसे अर्बन लेजेंड टाइप बन जाता है, जैसे इन्होंने बोला कि पबैड लबासने में कुछ नहीं पढ़ना होता यार. मतलब मैं तो एटलीस्ट मैं तो नहीं पढ़ता था, बढ़िया नंबर आते थे मेरे तो. बट व्हाट आर लाइक 1 or 2 मिथ्स व्हिच यू वुड वांट टू से कि भाई इस एग्जाम में तो बिल्कुल ही झूठ है, बट लेट्स से 80-90% एस्पिरेंट्स स्टिल बिलीव कि ऐसा ही है. आई थिंक इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि सारी चीज़ें पढ़ो सिलेबस में एंड व्हाट सब पढ़ते रहो. जो जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आई थिंक यू हैव टू बी मास्टर ऑफ सम एंड जैक ऑफ ऑल. उतना तो करना चाहिए, बट मोर देन दैट आपको एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि इतना ही आता है और इतने से ही निकालना है बिकॉज देयर इज नो एंड टू द सिलेबस. एक मिथ ये भी है कि कुछ इनोवेटिव लिख दो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स लिख दो. हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम है. 20 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 7 या 8 मिनट है. अब हर किसी में इनोवेटिव या आउट ऑफ बॉक्स सोचने लग जाएंगे तो पेपर ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा. तो बेसिक थिंग ये है कि जो क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर पार्ट होते हैं, 2 या 3 पार्ट होते हैं. अगर वो सारे पार्ट एड्रेस कर दिए और ऑल 20 क्वेश्चंस कर दिए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है उस केस में. सो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. और एक ये भी यूजुअली एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि NCERT फॉर एग्जांपल 6 to 12th A to Z जितनी भी हो गई 40-50 किताबें सारी कवर करनी है. नो, दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ. बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. बहुत लिमिटेड NCERTs पढ़ो एंड टू द पॉइंट पढ़ो. और कुछ लोग ये भी मिथ बना देते हैं कि फॉर एवरी डैम न्यू टॉपिक, गवर्नेंस एक टॉपिक है तो उसके लिए नई किताब पढ़नी है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. इतना एक्सटेंसिव सिलेबस आप हर एक टॉपिक के लिए एक नई किताब पढ़ पाओ. तो जो लोग ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस या कोई भी अगर सजेस्ट कर देता है ना कि दिस इज़ द बुक लिस्ट, प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू दैट. दैट वुड बी माई एडवाइस टू एस्पिरेंट्स. अपना लिमिटेड सा शॉर्ट बुक लिस्ट बनाओ और उसे अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करो. मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ लिमिटेड सोर्सेज रादर देन लिमिटेड रीडिंग ऑफ एक्सटेंसिव सोर्सेज. ये बहुत ही फनी एनेक्डोट है. मैं 15 साल का था, नीट का मेरा कुछ क्लास चल रही थी, तब AIPMT बोलते थे. तो मेरा जूलॉजी का टीचर आता है, मैं आज तक लाइन कभी नहीं बोला. वो इतनी बड़ी 2 बुक रखता है टेबल पे. दे आर लाइक 3,000 पेजेस बुक्स. दे आर ऑन हेपेटोलॉजी. बोले पढ़ने को तो हम पूरी जिंदगी भर हेपेटोलॉजी की ये किताबें पढ़ सकते हैं और फिर भी यू विल नॉट नो मच अबाउट द लिवर. या फिर ये मेरा 1 पेज का नोट्स है अबाउट द लिवर, ये पढ़ लो. तो दैट इज लाइक एज्ड इन माय मेमोरी कि डॉक्टर्स मतलब जैसे स्पेसिफिक बुक्स होती है, मतलब मेडिसिन तो सुपर डुपर स्पेशलाइजेशन की
HIV पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन के लिए देयर विल बी लाइक 10 बुक्स, वेरी स्पेसिफिक बुक्स। तो या तो वो बन जाओ कि भाई मतलब, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रीड ऑल ऑफ दैम। तो उस दिन ही मुझे समझ में आ गया था कि एग्जाम क्रैक करना अलग चीज़ होती है और मतलब एक्सपर्ट बनना और नॉलेज बनना बिल्कुल अलग चीज़ होती है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है दूर दूर तक। आई थिंक मुझे भी ऐसा ही एक मिथ लगता है, जैसे इनफैक्ट हमारे साथी ने पहले भी बोला कि दैट यू हैव टू बी कट ऑफ फ्रम द वर्ल्ड एंड बस इसी में डूब जाना है। मिथ है। It's I never, maybe I have never said it before, but during the जब हम preparation कर रहे थे, there must have been not even a single day when I have not got up in the morning, taken a bath, clean shaven and went to the library or to a class every day. So ये है कि थोड़ा सा एक there's a syllabus या जो भी आप टाइम लगा लेते हो 10 घंटे पढ़ो, बट देन वो 10 घंटे पढ़ना होता है। उस 10 घंटे में यू हैव टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। हम लोग अक्सर क्या करते हैं उन राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में कि 4 बज गए, चलो चाय पीने चले जाते हैं। तो चाय पीने जो गया वो कम से कम 2 घंटे बाद वापस लौटता नहीं है। सो मैं भी फॉलो करता था यार। मैं 2011 में लाइक आई गॉट अ वेरी बिग बियर्ड, लाइक कि भाई इससे शायद थोड़ा सीरियसनेस आएगी तो डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। बट हाँ, जो प्लस एक और ये चीज़ भी रहता है, मे बी इट्स नॉट अ मिथ बट दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, कि आप कुछ पढ़ते हो फिर देन ना हम दोनों EPW वगैरह पढ़ते थे, तो किसी ने पढ़ के कुछ नई चीज़, देन ही इज़ लाइक डिबेटिंग दिस वन थिंग विथ 5 or 10 डिफरेंट पीपल एंड अगले की किसी की सुननी नहीं, तो उसी में 2-2 घंटे 3-3 घंटे चले जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा वो एक एतदाल या वो मिडिल पाथ जिसको हम कहते हैं कि एक आई हैव रेड समथिंग दिस इज़ राइट, बट दूसरे ने भी कुछ और पढ़ा होगा, वो हो सकता है दैट्स ऑल्सो बेनिफिशियल। सो लुक एट मोर फ्रॉम दैट, हाउ डू यू इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट यू हैव लर्नड रादर देन trying to prove कि मुझे आता है या मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। So it's more about being a little systematic, being a little rational about I that agree thing. because I remember कोई भी 13-14 घंटे डेली नहीं पढ़ सकता। So for me every day I used to go and play squash. कई बार कंपनी मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी, कई बार अकेले I used to keep hitting the ball. But it was very important. मतलब आप एटलीस्ट दिन का 1 घंटा में सभी एस्पिरेंट से बोलती हो कि यू शुड कीप कि कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी करो। For example, I tried shooting also. I'm a national level shooter. I'm a state level swimmer, and I studied. तो उससे क्या हुआ ना कि आपकी efficiency, otherwise even in psychology मेरा optional था, तो धीरे धीरे your efficiency keeps going down. If you take a good break, then again your efficiency increases. तो वो एस्पिरेंट्स को मन में रखना है कि ये ऐसी कठोर तपस्या नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बस लॉक करके बस किताबों में डूब जाओ। नहीं, that will make you very myopic. You need to be very smart in studies. And you need to take out at least 1 hour to 2 hours for yourself, जहाँ आप रिक्रिएशन करते हो, उससे आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। यानी ये लॉन्ग मैराथन है, इट्स अ ह्यूज लॉन्ग टर्म एग्जाम, तो वो पेशेंस रखना एक जरूरी है। क्योंकि बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ देम, तो कुछ लोग क्या होता है, जैसे लेट्स से मैं डॉक्टर हूं तो साइंस एंड टेक कम्स वेरी इजी टू मी, तो वो वही पढ़ते रहते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है लोग वो पढ़ते रहते हैं। और जैसे हमें इकोनॉमी मतलब बहुत ही बुरी लगती है, मतलब डॉक्टर्स को यूजुअली, मतलब जो मैंने नोटिस किया एक दो हिस्ट्री वगैरह। तो इस एग्जाम में क्या है, अगर मैंने एक पूरा ऐसे कैलकुलेट किया था, वीडियो भी बनाया था इसमें मैंने, कि इफ़ यू हैव एवरेज मार्क्स इन एवरी सिंगल थिंग यू विल बी मोस्ट लाइकली इन टॉप 5 टॉप 10 रैंक्स। इट्स जस्ट दैट 1-2 चीज़ें इतना डुबा देंगे आपको, वेदर इट्स एसे राइटिंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन या GS पेपर 4 कुछ, तो उसमें आपका इफ़ यू हैव जस्ट एवरेज मार्क्स अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, जो भी मतलब जो सेलेक्ट हुए उसके एवरेज निकाल लोगे तो यू विल बी इन टॉप 10। सो जस्ट डोंट हैव अ वीकनेस, यू डोंट नीड टू नेसेसरी स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ कि भाई ऐसे राइटिंग में शेक्सपियर ही बन गए या फिर ऑप्शनल में बिल्कुल ही फोड़ दिया। एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव अ वेरी बिग वीकनेस, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई टोटली अग्री टू यू। अब आपके एवरेज या अबव एवरेज आ रहे हैं ना सारे सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिकली प्रूव किया था, लिटरली यू विल बी इन मैंने मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रूव किया था कि भाई एवरेज GS1 में इतने मार्क्स है, एवरेज GS2 के इतने, और टोटल करोगे तो यू विल बी इन टॉप 10 रैंक अक्रॉस जितने भी सिलेक्शन हुए। एक कुछ इनफैक्ट हम लोग जब एसए की क्लासेस आई हैड टेकन यहाँ पे, वी यूज्ड टू हैव वन पर्सन कॉल्ड अभिलाष सर। उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो ही वाज लाइक, ऐसे है आपके 5 टॉपिक्स हैं, कौन सा लिखोगे? एक में आपने पूरा PhD कर रखा है एक किसी टॉपिक में, किसी में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, यू राइट द एसे विच यू अंडरस्टैंड द मोस्ट, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सेम गोज विथ व्हेन वी आर राइटिंग आंसर्स कि डोंट राइट व्हाट यू नो, राइट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो मुझे लगता है जब एक थोड़ा सा एक बैलेंस्ड व्यू से हम लोग चीज़ें चलती हैं कि मुझे तो बहुत पता है बट आई डोंट हैव टू राइट दैट बिकॉज ही इज़ नॉट आस्किंग मी दैट। सो दैट हैविंग दैट सेंस ऑफ
things that ये probably बहुत helps. बड़ा चैलेंज है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में यही डिफरेंस था। फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज्ड टू राइट कि मुझे What ये do आता है, you know? मैंने इतनी पढ़ाई बताऊंगा, करी है, मुझे मैं ये बताऊंगी, बताना है, मैं बताऊंगी। मुझे ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैंने उस किताब में पढ़ा था। हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछा है लिमिटेड उतना ही आंसर करना है, उसके अलावा करोगे यू वोंट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट। अच्छा, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं, ये हम मिथ की बात कर रहे थे कि आपकी इंग्लिश बहुत सुपर होगी, बहुत हाई फाई होगी, तभी आप टॉप करोगे। ऐसा कुछ नहीं रहता है। इनफैक्ट आंसर राइटिंग में भी अगर आप सिंपल शब्दों को इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर ज़्यादा लूसिड हो, ज़्यादा पढ़ते ही समझ आ जाए, मतलब एग्जामिनर के हेड पे भी लोड ना हो कि उसे समझने के लिए भी एफर्ट मारना पड़े। शशि थरूर टाइप इंग्लिश की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि है। वो भी बेचारा आम आदमी है जो चेक कर रहा है, वो कोई ऐसे सुपर डुपर एक्सपर्ट नहीं है। और बल्कि इनफैक्ट कोई कॉन्सेप्ट भी लिखो ना, कोई टेक्निकल टर्म अगर आप लिख रहे हो, तो ये assume मैं मत तो करके ये- लिखो कि एग्जामिनर को पता होगी, बल्कि वो थोड़ा ना डाउन फील करेगा और उसे पता नहीं होगा जो आपने लिख रखा है। Marks काट ब्रैकेट लेगा। में करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैंने Write it तो simply. लाइफ में फंडा बना रखे, जो भी एग्जाम दिए, नीट दिया है, दिया एम्स, तो होपफुली क्रैक हो गया पहली बार में। मेरे को एग्जामिनर की लाइफ इजी बनानी है, मतलब Exactly. मैं तो That ये is what I मान के always चलता हूँ say. Yeah. कि भाई मैं एग्जामिनर हूँ। अब मेरा ऐसे था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पनेशिया फॉर ऑल एल्स। अब मैं उसमें इतना ज्ञान दे सकता था, तो बहुत ही बेसिक है, 6th क्लास के लेवल का ऐसे लिखे आया, हाँ भाई मेडिसिन में भी थोड़ी हेल्प हो सकती है, और मतलब थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल ऊपर से टच करके, तो उसको भी लगा होगा यार अच्छा है, मतलब मैं उसमें घुस जाऊं कि भाई कहाँ हेल्प हो सकती है। सिमिलरली जो भी जीएस के आंसर लिखे, बहुत ही सुपरफिशियल, ऊपर से थोड़ा डेप्थ डाल के, कि भाई एग्जामिनर को लोड ना हो, और जो 2-3 कीवर्ड थे उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से, दैट्स इट। कि जब वो चेक कर रहा होगा, वो पता नहीं उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है स्पाउस से लड़ाई करके आया हो, समोसा अच्छा ना हो, मतलब दीज आर रियल फैक्ट्स। व्हेन दे आर चेकिंग, ऑलरेडी टायर्ड होगा, उसको 100-200 रुपए मिल रहे होंगे उस कॉपी के, तो उसकी और लाइफ क्यों फ्रस्ट्रेट करनी है, मैं तो नहीं समझ पाता। तो जस्ट अज्यूम दैट यू आर एग्जामिनर, उस हिसाब से आंसर लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेस्टिनी है वो ही डिसाइड करेगा। वो एमआर शीट तो है नहीं कि भाई कि एक मशीन डिसाइड कर रही है। तो जस्ट ट्राई टू मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर इजी। हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, हमने सुना था कि जिसका PSIR ऑप्शनल है उसे कई बार GS2 में कम मार्क्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता है वहाँ पे GS2। तो वहाँ पे वो जर्नलिस्ट चेक करते हैं, जर्नलिस्ट चेक करते हैं वो लोग, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इतनी चेक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग का। आप लोगों के कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मेंस लिखने वालों के लिए फायदेमंद हो? कुछ अलग तरह का पेन इस्तेमाल किया हो आपने, या अरे ये डायग्राम्स क्वेश्चन बनाया बहुत हो? लोग पूछते हैं, पता कुछ है, ऑन ये- माय लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल, ये मेरा ही फैलाया हुआ ये है। स्पेशली आता है। ये जिम्मेदार है उसके लिए कि- पायलट V7। हाँ, कि कौन से पेन से लिखा था। आई वाज लाइक हाउ डज इट मैटर, देन आई अगेन गॉट द क्वेश्चन, बट स्टिल यू टेल मी ना मैम, आई एम आस्किंग यू। तो आई टोल्ड देम कि दिस इज व्हाट आई यूज। भाई यूज व्हाटएवर पेन यू आर कंफर्टेबल विद, जिसमें स्पीड आपकी अच्छी आ सके, फास्ट लिख सको। तो सीरियसली दैट डजंट डिटरमाइन कि आपका क्या रैंक क्या वो आएगा। लेजिबल हैंडराइटिंग लिखो, कोई भी पेन इस्तेमाल करो। I think again जैसे अनु जी said that पेन वेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे आप कंफर्टेबल हो। कई बार क्यों 3 घंटे लिखते हो आप, तो आपका पेन हर्ट करता है। बट आई रियलाइज 2-3 पेन आप लेके जाते हो नए, तो पुराना आप रख देते हो, नए उसी सेम ब्रांड का नया यूज़ करते हो, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। बिकॉज वो जब एक आधा खाली हो गया होता है तो थोड़ा सा यू फील अ लिटिल बेटर। दैट्स हैज़ बीन वन थिंग। दूसरा, आई थिंक मेंस में जब आंसर आप लिख रहे होते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड questions well, understand questions well, and then kind of fragment that question into certain parts. So फिर हर किसी पार्ट को आप एड्रेस इंडिविजुअली करें तो आप ओवरऑल एक अच्छा आंसर लिख लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हम जल्दबाजी में, टाइम नहीं होता है, प्रेशर होता है, सो हम आधा क्वेश्चन पढ़ लिया तो फिर आपने कुछ और, नहीं तो लास्ट में क्रिटिसाइज लिखा होता है उसमें, तो यू हैव एक्चुअली फॉरगॉटन द एक्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, या उसने अपने क्वेश्चन में ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सो ही इज़ नॉट आस्किंग यू टू डिस्क्राइब, ही इज़ आस्किंग यू अबाउट इट्स ए something else, maybe its advantages, its disadvantages, whether it will work or not. So मुझे लगता है एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, then divide it into parts and write answer in your parts. Points में लिखना, again it makes life of examiner easy. It also makes your life easy. आप टाइम भी बचा पाते हैं, आपके पास स्पेस भी बच जाती है। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है बहुत एक हेल्प होती है जब आप टेस्ट लिखते हैं। इनफैक्ट अगर एक चीज़ किसी को करनी चाहिए, वेदर यू जॉइन क्लासेस और नॉट, वेदर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी या व्हाटएवर, टेस्ट हमेशा जो है मॉक टेस्ट आपको लिखना चाहिए।
मॉक टेस्ट दे रियली हेल्प। आपने पढ़ाई करी है नहीं करी है, यू आर अनप्रिपेयर्ड, नहीं तो ये होता है कि जब तक मैं पहले प्रिपेयर करूँगा, हमारे साथ भी जब मॉक टेस्ट लिखते थे तो कुछ होंगे, पहले मैं पूरा कंप्लीट करूँगा फिर जाके टेस्ट लिखूँगा, अब कंप्लीट कभी नहीं होगा वो। सो आप टेस्ट कभी देते नहीं हो। तो टेस्ट आप देने से मुझे लगता है एक टेस्ट कैन मेक यू लर्न मच मोर देन 2 months प्रिपरेशन, दैट वन शुड डू। और एक और छोटी सी एक मुझे लगता है एक सजेशन मुझे पर्सनली बड़ा हेल्प हुआ, जब आप कॉलेज में होते हैं या जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लिख रहे होते हैं तो कई बार होता है राइट 5 questions out of 10, try to write as many as you can. सो इनफैक्ट अगर कॉलेज में भी किसी को कॉलेज के टाइम से तैयारी करना है, आई यूज़ टू डू इट स्कूल टाइम में, पता नहीं मेरे फादर यूज़ टू टेल मी दैट ये ज़रूरी नहीं है फर्स्ट आना सेकंड आना, 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 5 करने हैं, यू राइट आंसर्स टू ऑल 10, आई वुड गेट मार्क्स लोअर देन मेनी अदर्स, बट समहाउ जब आप वो 10 के 10 का या जब ज़्यादा करने की कोशिश करते हो तो यू आर एबल टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि इंपॉर्टेंट वही है, 20 क्वेश्चन है 18 लिखोगे तो देन यू आर ऑलरेडी आउट। सो वहाँ रहने के लिए 20 से के 20 लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सो ट्राई टू टारगेट दैट। प्लस अक्सर क्या होता है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं तो वी राइट लॉन्ग आंसर्स, एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर, तो जाते जाते वो फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सो टू कीप सेंस एंड ट्रैक ऑफ टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, चाहे हम 9 मिनट दे देते हैं 7 मिनट देते हैं, रफली इट्स नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड सेम, बट कीप दैट ट्रैक ऑफ टाइम फ्रॉम क्वेश्चन 1। हर किसी क्वेश्चन का अपना टाइम है, देन इट विल बी कंफर्टेबल। इसमें आई विल ऐड एक टिप जो मैंने यूज़ करी, एटलीस्ट वो 7 to 9 मिनट्स का ही रहता है पर 10 मार्क्स। एटलीस्ट मतलब 1 मिनट हर क्वेश्चन को पढ़ के 1 मिनट के लिए जस्ट थिंक कि क्या लिखना चाहिए। उस समय आपको लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट का, बट दैट 1 मिनट विल मेक ह्यूज डिफरेंस टू द आंसर। तो 1 मिनट आप सोचो फिर लिखो, और एक बार आप विदाउट सोच के लिखो, drastic difference रहेगा, and I think that makes a difference in a good answer and a bad answer. Yeah, that applies to essay as well, and to just elaborate on that. Everything. If it comes to the choice between writing say 15 answers, very solid answers, super expert type answers, versus 20 answers which are of average quality, always go for the latter. आपको वो पेपर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है ना, यू आर लूजिंग आउट ऑन योर एज। Very true. तो प्लीज़ कंप्लीट योर आंसर पेपर, भले ही आंसर्स की क्वालिटी इन बिटवीन डाउन आ जाए, वो रहने दो, पर कंप्लीट करो, 20 के 20 ख़त्म करो। और एक छोटा सा पॉइंट में जो सर ने बोला उसमें ऐड कर दूंगा कि सर ने बोला क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हर पार्ट का एक छोटा हेडिंग अगर डाल सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर को हमें समझाना है कि 3 पार्ट पूछे, वी हैव एड्रेस्ड ऑल द 3 पार्ट्स, सबको कवर किया है, तो वो तीनों पार्ट का एक छोटा छोटा अगर हम हेडिंग डाल देंगे ना, इट विल बी वेरी इजियर, बिकॉज हर पार्ट्स के आई थिंक वी डोंट नो बट आई थिंक मार्क्स होते होंगे कि आउट ऑफ 10 मार्क्स 3 हैं, तो अगर सारे पार्ट्स को एड्रेस कर दिया और उसने 40% भी मार्क्स हमें दे दिए तो वी विल बी मतलब हो जाएगा गेट इन। या एंड देन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द हाइलाइटिंग का तो टाइम नहीं, मतलब अंडरलाइन ही कर दो उसी समय, या कैप्स में लिख दो, अंडरलाइनिंग उसी समय लिख रहे हो, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट उसको अंडरलाइन करते चलो, कैप्स में लिख दो उसको और कंटिन्यू करते रहो, दैट हेल्प्स। और कुछ वो जो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, हर एक चीज़ के थोड़े थोड़े याद कर लो, हर एक के बारे में नहीं भी डाल पाओगे ना, पर बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कुछ ना कुछ डाल पाओगे। एजुकेशन का आ जाए फॉर एग्जांपल, हमारा स्पेंड ऑन एजुकेशन कितना है, स्पेंड ऑन हेल्थ कितना है, एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, फैक्ट्स फिगर्स या एक्सपर्ट कमिटीज की रिकमेंडेशंस डालते हो ना, दैट ऑलवेज फेचेस यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक इसमें ये है कि ये डाउट हमेशा रहता है इंट्रो कंक्लूजन लिखें नहीं लिखें या डायरेक्टली आंसर पे जंप करें, हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी है, बट आई थिंक एक छोटा इंट्रो और कंक्लूजन लिखने की आदत अगर हम टेस्ट सीरीज से डालना स्टार्ट कर दें, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। पता नहीं उसके मार्क्स अलग से होते हैं नहीं होते, बट अगर मैं कोई कॉपी चेक करूंगा और उसमें इंट्रो कंक्लूजन होगा तो मुझे अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ एक फ्लो बन रहा है आंसर का, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर हमने 5-6 मॉक टेस्ट लिख दी और उसमें हमारी आदत पड़ गई है तो वो हम लिखने लगेंगे, फिर आराम से हो जाएगा इंट्रो और कंक्लूजन। हमारे पेपर में तो बहुत ही मैसिव इशू हो गया था कि पहले क्या होता था, आंसर कॉपी अलग होती थी, क्वेश्चन अलग होता था, हमारे सीधे पकड़ा दी, पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ था और 25 क्वेश्चन दे दिए और सब में बोला कि 200 वर्ड लिख देना, दैट्स 5000 वर्ड्स, लाइक राइट नॉट लेस देन 200 ऐसा कुछ था, और 3 घंटे का टाइम था। तो मेरे को लगता है आधे लोग तो वहीं फिल्टर हो गए होंगे, बिकॉज 17-18 क्वेश्चन किए होंगे लोगों ने, 25 क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता। अब मैं डॉक्टर जो भी थे, मतलब वहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गए, अभी भी 1 घंटा, मतलब जैसे 2 घंटे 15 क्वेश्चन है, लास्ट 10 में मतलब सब कुछ जाए भाड़ में। द ओनली इंटेंशन वॉज कि इस पेपर को पूरा करना है, ये इंट्रो और कंक्लूजन और हाई, ये सब कुछ मतलब जो भी एडवाइस दे, दे आर ऑल ग्रेट एडवाइसेस। एसए में स्पेशली हेल्पफुल होता है, बिकॉज
यू हैव टू राइट वेरी लेस वर्ड्स पर आवर, मतलब वहाँ पे। बट अगर आपका पेपर छूट रहा है ना, तो देन एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट, क्योंकि अगर आपने इफ़ यू डिड नॉट अटेम्प्टेड तो क्लीनलीनेस के मार्क्स नहीं मिलते, मतलब दैट इज़ व्हाट आई से, तो 0 आउट ऑफ 10 ही मिलेंगे उसमें। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको लग रहा है लास्ट 1 घंटे में, जैसे टाइम में मान लो कि थोड़ा पहले बहुत अच्छे आंसर लिख लिए, अब 10-12 जो भी है, बट पूरा पेपर करना है, तो उसमें 5-5 मिनट 6-6 मिनट में जो याद आ रहा है सब लिख दो। जस्ट मेक श्योर कि कुछ छूटे ना, बिकॉज अगर वो छूट गया तो फिर द ऑड्स ऑफ योर सक्सेस आर लाइक वेरी लो, बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में 95 to 100% पेपर पूरा कर देते हैं। इसमें I will add to complete the paper, stick to the word limit. या Because you have to learn how to express, आप जो चीज़ कहना चाहते हो ना कम शब्दों में कहो। एंड हर टेस्ट सीरीज में वही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम शब्दों में अपनी बात को कहो, ताकि एग्जाम में आप कम समय में वही चीज़ें लिख दो। बिकॉज ओनली व्हेन यू स्टिक टू द वर्ड लिमिट विल यू कंप्लीट द पेपर। काफ़ी लोगों को नॉलेज होती है आई थिंक, मतलब बट जो ब्रेविटी होती है एक्सप्रेशन की, वो बहुत कम लोगों में होती है। मतलब लोगों का ईगो आ जाता है कि भाई ये तो मेरे को आता है, ये तो मतलब जैसे स्पेशली जैसे डॉक्टर्स का तो कुछ पूछ लिया आपने, मान लो कोई हेल्थ पॉलिसी या कुछ, तो वो बस चालू हो जाता है वहाँ पे। ऐसे कि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, मतलब हमेशा बताता हूँ, प्रीलिम्स हो गया मेंस हो गया, हर क्वेश्चन के इक्वल, मतलब मोर और लेस जो उसका वेटेज है उस इक्वल है। तो उसको ईगो पे मतलब प्रीलिम्स में भी कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, लोग बैठ के उसको सी साइड में सॉल्व करें, वो सेम मार्क्स है हर क्वेश्चन में। तो ईजी का ऐसा नहीं कि आपका कुछ ईगो छोटा हो जाएगा, मैंने यार ईजी क्वेश्चन ही करके आ गया, सेलेक्ट हो गया, हार्ड वाले नहीं के। लॉट ऑफ पीपल टेक इट टू देयर हार्ट कि ये तो हार्ड है, इसको तो मैं अच्छे से करूँगा, और जो ईजी वाला है उसको बाद में कर लूँगा। जस्ट गो बाय दी मार्क्स, मतलब बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव, बी वेरी वेरी लाइक साइंटिफिक एंड रैशनल टू अप्रोच, डोंट गेट इमोशनल अबाउट द एग्जाम। दूसरा एक और आई थिंक विच आई स्पेशली मुझे लगता है ये इथिक्स या ऑप्शन में बड़ा हेल्प करता है। यू डोंट हैव टू मेनी वेरिएशन इन द क्वेश्चंस, बहुत सारे होते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है तो इट्स वेरी इजी टू रिप्रोड्यूस दैट इन द एग्जाम, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। और एक आई थिंक जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ कोर्स वी आर नॉट राइटिंग हाई फाई आंसर्स, बट सम मिनिमम क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई पर्सनली फाउंड, अगर हम जैसे वी रीड current affairs, whatever. So current affairs is not read only for the purpose कि same question आ जाएगा. You use it as a tool. You create a toolkit and toolbox for you. कि सेम अगर आप गरीबी की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें वी कम अक्रॉस विच गिव अस एन आइडिया ऑफ द डेप्थ ऑफ द इशू। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन है, इतना मैल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड लेबर है, इतने बच्चे हमारे कंट्री में, सम बेसिक स्टैटिस्टिक्स, आई वुडंट से बहुत ज़्यादा। सो मुझे लगता है एक जब आप 5-6 महीने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो यू कैन हैव 5-6-7 पेजर विद दिस वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी वेरी। अब ये वेट नहीं करना है कि लेबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो तभी मुझे ये तब यूज़ है। यू हैव टू कीप दिस, प्रैक्टिस इट एंड रिमेंबर इट एंड मैप इट सो नाइसली इन योर ब्रेन दैट जब आप कभी एग्जाम लिखते हैं, मतलब से बाकी चीज़ों पे लिख लेते हैं, यू आर एबल टू पुट एंड गिव दैट इनपुट। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ बोलना कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का इशू है या से मैटरनल मोर्टिलिटी इज अ बिग इशू, इट्स वन थिंग सेइंग दैट IMI is this much, there has been this much improvement, it kind of enhances that। अच्छा ये चीज़ तो मुझे लगता है वो एक टूल किट। जस्ट राइटिंग इंग्लिश इज नॉट इनफ, राइट मैथ आल्सो, राइट अ लिटिल बिट ऑफ मैथ आल्सो। ऐसे में मिलता है, ऐसे में पर्टिकुलरली ये सब इट एक्ट्स एज अ ह्यूज टूल किट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर ये रेगुलर या दूसरे 3 लोगों के आंसर से आपके आंसर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट फर्क पड़ता है। इसमें मुझे लगता है सर, अगर 1 साल का किसी भी इकोनॉमिक सर्वे हमने कर लिया तो मोस्ट ऑफ द डेटा हमें उसे 1 फाइनेंशियल ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा, तो काफ़ी एनरिच हो सकता है हमारा आंसर अगर वहाँ से थोड़ा बहुत हम इधर उधर लगा दें। और आई थिंक ये वाला अप्रोच मोस्ट ऑफ द टॉपर्स डू फॉलो। आई हैड डन एग्जैक्टली दिस थिंग। जिस दिन से न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया था तो वो पेपर 1, 2, 3, 4 करके, मतलब टॉपिक वाइज एजुकेशन, इसके इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें ये हैं, कमेटी की रिकमेंडेशंस ये हैं, वो बना लिया था एंड इट अल्टीमेटली प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल, ऐसा मेंशन। ओके, तो मेंस आंसर राइटिंग के बाद मैं आप लोगों की प्रिपरेशन जर्नी पे आता हूँ। आप सबने 2-3 साल जो टाइम लगता है यूपीएससी में, एवरीवन पुट्स दैट टाइम, उसमें कुछ हाईज होते हैं, कुछ लोज होते हैं। आप लोगों के लिए व्हाट वाज द हाई पॉइंट एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट और द लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आई थिंक जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ था, आई वाज सिटिंग एट होम प्रिपेयरिंग एंड आई फेल्ट कि आई एम डिपेंडिंग ऑन माई पेरेंट्स। तो मैं निकल गई राजेंद्र नगर, आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एंड आई सेड प्लीज़ मुझे एम्प्लॉय कर लो, I will sit, correct papers, I will teach, and कहीं ना कहीं मतलब I decided कि if nothing, कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है। And उस समय even though I was going through failure,
वो निकल के अपने फेलियर को फेस करना, आई थिंक दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड तब आई हैड जॉइंड अ पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो. तो देन आई रियलाइज एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से आया कि ऐसा नहीं है, आई नो द सब्जेक्ट एंड आई एम एन्जॉइंग द सब्जेक्ट. तो निकलना बहुत ज़रूरी है अपने शेल से. कई बार क्या होता है ना, जब एक फेलियर आता है हम ककून में चले जाते हैं एंड वी गेट वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं. वो नहीं, वी हैव टू फेस इट. आफ्टर ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट फॉलिंग एंड गेटिंग अप अगेन. So true. You know, I had a similar experience talking about the low point and the high point. मेरे लिए मेरा high point था मेरे first attempt का failure. The very first attempt, you know, I gave after a very limited amount of preparation. लगभग 2-2.5 महीने मैंने प्रिपेयर किया था. और उसमें जब मैंने आके देखा तो मैं करंट अफेयर्स मैंने टच भी नहीं किया था. ओके, मुझे पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि करंट अफेयर्स ऐसे 12 महीने के करने होते हैं. एकदम ऑलमोस्ट इम्पल्सिवली मैंने प्रिपरेशन करने का सोचा था. तो वो 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन पे जब आके आंसर कीज से कंपेयर किया ना प्री को, तो एज़ पर 1 और 2 आंसर कीज मैं शायद क्लियर कर जाती. तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, विच आई टिल डेट फील कि वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज अगर क्लियर हो जाता तो मैं साइकिल में फंस जाती, फिर कुछ नहीं होना था. बट दैट गेव मी अ वेरी गुड बूस्ट. आई थॉट कि अगर 2-2.5 महीने में मैं इसका नज़दीक पहुंच सकती हूँ तो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, खुद में यू नो खुद पे वो आया बिलीव कि कर सकते हो. लो पॉइंट, हाँ लो पॉइंट तो कई थे. एक जैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर ने बड़ी बेइज्जती करी थी. उन्होंने मुझे बोला था मेंस आने वाला था एंड आई जस्ट हैपन टू रीच आउट टू दैट पर्सन, क्योंकि मेरी किसी फ्रेंड ने बोला कि वो डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देंगे अगर आपको हैं. और मुझे पॉलिटी बड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था. तो उनसे मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे. मेंस वाज लाइक अ कपल ऑफ वीक्स अवे. तो दैट पर्सन देन सेड कि माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बिना कोचिंग के कर लेगा, हाँ उसे अपना रेस में लग गई हो, समथिंग लाइक दैट. आई वाज कम्प्लीटली शैटर्ड. आई कुडंट इवन यू नो आंसर हिम कि मैं क्या फील कर रही थी. आई केम बैक होम, आई कॉल्ड माई ब्रदर, आई क्राइड लाइक एनीथिंग. इट वॉज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी. तो भाई ने बोला कि देख अभी तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. तूने जितना कर रखा है वो कर रखा है. अगर यू जेन्युइनली फील एट सम पॉइंट यू कनकर विद हिम कि तुम्हारे उसमें यू नो लेक्यूने हैं प्रिपरेशन में, तो ट्राई टू यू नो ओवरकम इट. मुझे बता मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ. सो आई ट्राई टू टेक दैट पॉजिटिवली. रोना वोना निकाल लिया, बट देन आई थॉट इट इज़ नॉट गोना हेल्प मी. 2 वीक बाद एग्ज़ाम है तो मैंने और पढ़ना शुरू किया. जो वो लेक्यूने थे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की एंड अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू यू नो काइंड ऑफ क्लियर. एक चीज़ मैं जो एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ यू नो सी टू इट कि जो आपको डर लगेगा ना, फियर ऑफ फेलियर, दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल. आज तक कोई एक टॉपर नहीं हुआ होगा जिसने मतलब यूँ कहा होगा कि मैं तो भाई करूँगा ही करूँगा, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकती. हर किसी को डर लगता है. जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं ये डर रही थी मेरा लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा. वो ऊपर वाले की कृपा है कि वो यू नो टॉप 10 में आ गया, वो अलग बात है. पर हर इंसान को डर लग रहा होता है. फेस योर फियर, जैसे मैम बोल रही थी कि शी फेस्ड हर फियर एंड देन यू फेल्ट कॉन्फिडेंट कि या यू कैन डू इट. तो वो डर को समझो कहाँ से एमिनेट हो रहा है, वेदर यू आर लैकिंग इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेदर देयर इज लैक ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड, ट्राई टू ओवरकम दैट. तो ऐड टू हर पॉइंट, मतलब जैसे कुछ एग्जाम होते हैं बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं. जैसे जेई में अगर किसी ने टॉप 10 में रैंक निकाल दी, उसको आप 10 साल तक जेई दिलाते रहे तो उसकी 50 आएगी या 60 आएगी या 40 आएगी, टॉप 100 में रहेगा. मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत. नीट में तो मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी बंदे की टॉप 50 में रैंक आ गई उसको आप 2 साल बाद भी दिला दो. इट्स अ वेरी टेक्निकल एग्जाम. मैंने जो सिलेबस पढ़ा था, जो मेरे मामा ने पढ़ा था, जो मेरे नाना जी ने पढ़ा था, सारे डॉक्टर्स हैं, सिमिलर है. मतलब वही बायोलॉजी है, वही फिजिक्स है. एनसीईआरटी तो आज तक चेंज ही नहीं हुई. 2006 में जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी. बट यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट. आई एनकाउंटर अ लॉट ऑफ एग्जाम. एप्पल की 110 रैंक आई, कोई सर्विस चेंज करनी थी, प्री नहीं निकला. तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की भाई 110-120 रैंक आ गई. फिर मैं पिछली बार ऐसे एग्जांपल दे रहा था, मेरा एम्स का बैचमेट था विपिन गर्ग, मेरे साथ पेपर दिया तो उसके वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आए पर्सनैलिटी टेस्ट में. अभी फिर उसकी रैंक 20 आई, उसके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे पर्सनैलिटी टेस्ट में. वह रातों रात ऐसे क्या पर्सनैलिटी चेंज हो गई कि नंबर 120 से 220 पहुँच गए. तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है एग्ज़ाम. तो हैव द हम्बलनेस टू नो कि भाई मतलब नो ऑल बी ऑल ऐसा कुछ नहीं है और कभी भी कुछ हो सकता है. और मेरे साथ तो काफ़ी मतलब हाई पॉइंट तो वही था कि मतलब इससे सब कुछ थोड़ा निकल गया पहली बार में, उतना सेटबैक नहीं देखा. आई थिंक वो काफ़ी लोगों के साथ होता है कि सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट वो काफ़ी चलता है, तो वो नहीं हुआ था. बट पर्सनल लाइफ में मतलब जैसे प्रीलिम्स था 26 मई को, 27 तारीख को
ब्रेकअप हो रहा है, और मतलब इट वाज लाइक शैटर्ड, मतलब ऑब्वियसली इट वाज कर्टसियस कि वो एटलीस्ट वेट किया कि भाई फ्री के अगले दिन बात करेंगे। बट वो पूरा जो 27 मई से और लेट्स से जो दिसंबर वाला पीरियड था 6 महीने, मतलब वो काफ़ी टुमल्टुअस टाइम था, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी वहाँ पे। मैं रात को मतलब ऐसे बिल्कुल ही हरियाणा के गांव में, मतलब PHC में 6 दयालपुर बल्लभगढ़ इधर जो एरिया है वहाँ पे पोस्टेड रहता था। वहाँ पे लोग लिटरली ऐसे डेड बॉडी ले आते थे, मतलब मरे हुए 2-3 घंटे हो गए, अब जिंदा करो इसको, तो हैव टू डू CPR एंड ऑल दैट। सो वो चल रहा है, ये चल रहा है, फिर मतलब मेंस आने वाला है। इट वाज लाइक अ वेरी टुमल्टुअस टाइम, बट समहाउ ऑब्वियसली मतलब विद गॉड्स ग्रेस ना सब कुछ निकल गया। बट हाँ, मतलब ये काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी लोगों की पर्सनल लाइफ में आजकल, स्पेशली लाइक ये। तो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, मतलब इट्स नॉट एन एंड ऑल बी ऑल। उस टाइम लगता है 1-2 हफ्ते तक तो इट्स लाइफ हैज़ लॉस्ट मीनिंग और ये सब कुछ, बट जस्ट बी लाइक ऑन द ट्रैक, सूनर और लेटर विल फिगर इट आउट। नहीं, ये पॉइंट तो मैम जब आपने बोला कि फियर ऑफ फेलियर जो होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में IPS हुआ, 5 अप्रैल को रिजल्ट आया और नेक्स्ट प्रीलिम्स जो था वो 3 जून को था। इस 2 मंथ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि नेक्स्ट टाइम जो दूंगा प्रीलिम्स निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो वो फियर हमेशा रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उससे डर के एग्ज़ाम छोड़ देना है, यही है। और छोटे छोटे हाई पॉइंट्स बना लिए थे, मतलब मॉक टेस्ट दिया, प्री में 110 आ गए, प्री वाले मॉक टेस्ट में बड़ा अच्छा लगता था, 2-3 दिन बड़े अच्छे गुजर जाते थे कि अरे दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छा जा रहा है ये चीज़। तो वही है कि 10 टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं 4-5 टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, तो वही एक मोटिवेशन है, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस हमारा मोटिवेशन बन जाएगा कि हाँ वी कैन डू गुड। So I think again, yeah, very simply, ये जो highs and lows, मुझे लगता है I was trying to recall कोई particular incident, nothing came to my mind. मुझे लगता है one goes through this cycle very on and off regular, you know, there's an incountable, आप उनको कभी क्लास में गए नहीं आया कुछ, या टेस्ट का बड़ा आया, you feel very bad, या कुछ something personal, lot of these things keep on happening, but this is part of the, मुझे लगता है game, it happens with everyone and that's why it evens out. मुझे बस एक छोटा सा एक इंसिडेंट याद आता है। वी हैड मेंस एग्ज़ाम था 2 दिन बाद, सो हम यहीं राजेंद्र नगर में होते थे, तो टिफ़िन, वो जो लोकल टिफ़िन मंगाते थे, टिफ़िन हमारे यहाँ एक आंटी वो भिजवा देती थी टिफ़िन। आई हैड इट, और शाम के 6 बज गए, क्यूट वोमिटिंग और बड़ी बुरी हालत। तो जो है फूड पॉइजनिंग एकदम से, दिस जस्ट 2 days बिटवीन द एग्ज़ाम एंड दिस डे मेन एग्ज़ाम। तो रात के 12 बजे आई थिंक मेरे साथ हमारे 2-3 थे रूममेट्स जो वहाँ फ्लैटमेट्स वगैरह थे, तो 12 बजे उन्होंने कोई गाड़ी पकड़ लाई। सो जस्ट टेलिंग दैट इस सब में लोगों का इतना साथ इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने कंबल ओढ़ी, लपेटी, और एक हमारे एक सफदर एक लड़का था, उसके पास गाड़ी थी, तो वहाँ से दे टुक मी टू गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहाँ पहुँचे, ब्लड प्रेशर इज़ लाइक लो, इवन जो बहुत कम हो गया है, आई एम नॉट एबल टू विथस्टैंड, डिहाइड्रेशन टाइप ज़बरदस्त। सो इट इज़ एक्यूट ब्लड फूड पॉइजनिंग। तो रात भर दे केप्ट ऑन Pumping fluids. एक मेरा दोस्त है वो भी बोलता है तुम सबसे माफ़ी मांगने लग गए थे। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर वाज अ पॉइंट आई थॉट प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू राइट द एग्जाम बिकॉज इट्स जस्ट 1 day आफ्टर, बट मुझे लगता है वो सारे दोस्त, उनमें से उसको ही मेंस उस समय नहीं लिख रहा था। दे काइंड ऑफ हेल्प्ड सो मच एंड काइंड ऑफ, अगला दिन आई वाज इन गंगाराम, शाम को फिर हमने छुट्टी ले ली। रोहिणी में आई हैड अ सेंटर इन रोहिणी, वहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम था, तो देन रोहिणी मेरे साथ आ गई, वहाँ हमने कोई कमरा लोकली वहाँ लिया था, वी स्टेड देयर। सो द पॉइंट इज देन एग्जाम एंड एवरीथिंग केम बाय। सो द होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज दैट इस पूरे जर्नी में देयर आर सच पॉइंट्स टू कम, बट यू नो हर किसी मुश्किल के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है, बीमारी के साथ आपके वो दोस्त भी आते हैं जो आपको उस समय हु टेक केयर ऑफ यू। सो वन हैज़ टू यू नो कीप going and very similar experience happened to me। मतलब पेपर 1 दिसंबर का था और दिवाली आई थिंक नवंबर की थी, तो उस टाइम ऐसे ही मतलब मजाक करता था कि मतलब दो आई एम इन हॉस्पिटल, आई हैव नेवर बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और उसी टाइम शायद पता नहीं क्या हुआ था, डेंगू टाइप इलनेस, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक एब्सोल्युटली गॉन, मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी। बट समवन लाइक ऑल द फ्रेंड्स दे केम टुगेदर, एडमिटेड, चलो मैं एम्स में था तो एडमिट कर दिया। 3-4 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, मतलब ऑन एंड ऑफ। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, मतलब बट दैट वाज 1 month बिफोर द एग्ज़ाम, नॉट लाइक योर केस कि यही नहीं पता कि पेपर लिख पाओगे कि नहीं।
And it is important in such circumstances, it is important to be surrounded by people who have faith in you, who can support you. Yeah. That comes as a, such a big It's positive a collective boost. success. It's It not is a collective it's success. not an individual Absolutely, success. always. मैं जब मेंस का पेपर, जिस दिन लास्ट पेपर था वो ख़त्म हुआ, मैं वापस आ रही थी तो आई जस्ट कॉल माई ब्रदर बिकॉज आई वाज सो हैप्पी कि अब इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-3 दिन का रेस्ट मिलेगा. तो आई वाज हैप्पी. मैंने कहा पेपर ख़त्म हो गए. तो ही वाज लाइक कैसा गया तेरा? मैंने कहा 2 एग्ज़ाम्स में 10-10 नंबर का छूट छाट गया है, बाकी ठीक ठाक गया. तो ही वाज लाइक हाँ टॉप तू ही करेगी. आई वाज लाइक आई वाज सराउंडेड बाय ऐसा पीपल हु हैड सो मच फेथ इन मी कि कई बार उनके फेथ से डर भी लगता था कि तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रहा है तुमसे, बट दे वर सो सपोर्टिव. सो या एंड यू ऑट टू हैव सच पीपल अराउंड यू हु गिव यू सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कि आप जब खुद लो फील कर रहे होगे दे विल मेक यू फील पॉजिटिव. नहीं तुम कुछ ना कुछ कर लोगे. आपने जो रोहिणी सेंटर की बात करी उससे मुझे अपना भी याद आ गया कहानी. मेरी भी रोहिणी में ही आया था एग्जाम का मेरा सेंटर. भी रोहिणी में आया था. आपका रोहिणी सेंटर तो मैंने गलती ये कर दी, मैं बाइक लेके जाता था पटेल नगर से रोहिणी, और सेकंड डे मेंस का एग्जाम देने जा रहे थे. उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया. पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी और किस्मत से मेरा एक्सीडेंट एक पुलिस की गाड़ी के सामने, पीसीआर के सामने हुआ था. तो मुझे पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए थे और मैं उनको जिद कर रहा था कि मुझे तो सेंटर ले जाओ. मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मुझे याद नहीं है ये, मुझे उसने अगले दिन बताया पुलिस वाले ने कि आप बोल रहे थे एग्जाम सेंटर देने ले जाओ बस, जबकि वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. पूरा पाँव टूट गया था. Oh my God, that sums up the journey of a UPSC aspirant like so much. And I don't remember it because I was blacked out for about 3-4 hours. पर अपेरेंटली नहीं, यूपीएससी ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसा मत करना. एस्पिरेंट अगर कोई देख रहे हैं तो जैसे अथर ने कहा कि ही टुक अ रूम इन रोहिणी, तो आप वहीं चले जाओ जहाँ पे आपका सेंटर है. दैट इज द बेटर चॉइस. तो ये टेल मी अबाउट इट भाई. सुबह 6 बजे उठना पड़ता था एम्स के हॉस्टल से निकल के, और एम्स एंड रोहिणी और जो दिल्ली में नहीं है बहुत दूर है मतलब. तो सुबह 6 बजे उठ के और फिर मैं वहाँ 7:30-8 बजे पहुँचता था. 9 से 5 पेपर देता था और फिर रात को 8 बजे वापस आता था. ये मतलब 5 दिन नॉन स्टॉप एक किया था क्योंकि हमारे 1-2-3 एक दिन छुट्टी थी. आई थिंक वो उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था, दिल्ली इलेक्शन, तो एक दिन छुट्टी थी. और लगातार 6 दिन में से 5 दिन लाइक सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, शाम को 8 बजे आ रहे हैं. तो देखो ये जो स्ट्रगल्स हैं, इन स्ट्रगल से सब निकलते हैं और आईएएस जब बनते हैं तो अब आपको हाई पॉइंट भी बताते हैं. तो जैसे अभी अथर से हमारी बात हो रही थी, तो G20 समिट आ रही है श्रीनगर में, समिट होने वाली है. तो उससे रिलेटेड भी आई एम श्योर आप इन्वॉल्व होंगे. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं. तो जो चीज़ों को आप पढ़ते हैं बुक्स में, आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, समबडी इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल. तो ये स्ट्रगल्स के थ्रू जब आप निकलेंगे तो आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा. और होपफुली अगले साल आप लोग यहाँ पर इस टेबल पे हमारे साथ बैठे होंगे. तो इन क्वेश्चंस के बाद मैं कुछ एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा. तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और स्टूडेंट्स से पूछा था. मैं हमेशा पूछता हूँ कि लेट्स से ये तो पता है कि किसको तैयारी करनी चाहिए और क्या है, बट वी डिस्कस्ड कि यार अब 6-6 साल लोगों के वेस्ट हो रहे हैं. 6 तो मतलब अटेम्प्ट होते हैं, आई एम श्योर 7-8 साल वेस्ट हो रहे हैं. मतलब 2 साल पहले तैयारी, बीच में अटेम्प्ट के भी गैप ले लेते हैं लोग कि 3 दे दिए फिर चौथा नहीं दिया. तो मतलब मोर और लेस पूरा 20s लोगों का ऐसे डिस्ट्रॉय टाइप हो जाता है. एंड बाय द टाइम दे आर डन 30-32 के हो जाते हैं और कुछ नहीं है. तो हु आर द पीपल जिनको नहीं देना चाहिए मतलब आपके अकॉर्डिंग? जैसे मेरे को तो क्लियरली याद है, एक 18-19 साल का लड़का था, वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प, वेरी हाई IQ, IIT दिल्ली में सेकंड ईयर में था, डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इधर इंटर्नशिप कर ली, वो कर ली. तो उसके पापा मेरे से पूछ रहे थे इसको कैसे यूपीएससी की तैयारी कराएं. वो बच्चा भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ अंदर ही अंदर. तो मैंने बोला कि सर मतलब ही हैज़ क्लियर इंडिकेशंस ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. कुछ बनाएगा जोमेटो टाइप, कुछ बढ़िया अच्छी कंपनी, क्यों इसको आप मतलब यूपीएससी में डालने दो. तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, बट ही कैन डू एवरी सिंगल थिंग अंडर द सन व्हेन इट कम्स टू लाइक कोई वेंचर चालू कर लिया, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर ली. तो वहाँ पे क्लियर कट मुझे लगा कि यार इसको अगर यूपीएससी की तैयारी कराई तो 2 तरह का लॉस है. तो एक बन भी गया ऑफिसर तो भी परेशान रहेगा, और नहीं बना तो फिर जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो देश की अलग तरीके से सेवा कर सकता था वो है. तो हु डू यू थिंक जिनको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन? मतलब काफ़ी कॉन्ट्रारी वो है क्वेश्चन. जिसका आई थिंक पैशन हो कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर में, उसको फिर अपने पैशन को कर्ब करके यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए. लाइक रिसेंटली आई मेट दिस आर्टिस्ट, an actor in fact, so now he's making a Netflix series. And he was telling me कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहा मैं सिविल सर्विसेज देने वाला था, but now I'm making a web series on a gangsters family and everything. And he's like I feel so satisfied and so happy. That is the purpose of my life. उसको अपनी ज़िंदगी का अस्तित्व पता था, और अगर वो उधर के बजाय यूपीएससी की तैयारी करता तो ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री को भी लॉस होता.
अब वही बात है, अगर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है और फिर भी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, तो अगर आपको कोई पैशन है फॉलो दैट, क्योंकि एवरी प्रोफेशन, इट डजेंट मैटर आप किस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को परस्यू करो जिस प्रोफेशन के आप टॉप तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं। और अगर आपको लगता है आपका पैशन और आपकी एबिलिटी किसी और स्फीयर में, परस्यू दैट। अगर आप लता मंगेशकर बनने लायक हैं तो उधर जाइए, हर चीज़ पढ़ाई से नहीं हासिल होती। और ख़ासकर माँ बाप को भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बहुत बार माँ बाप अपने बच्चे के मन में डाल देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, बच्चा भले ही बनना चाहे या ना बनना चाहे। तो जिनको फोर्स करके बोला जा रहा है ना कि तुम आईएएस करो, आईपीएस करो, मेरा बेटा आज के दिन बोलता है कि मैं वो बनूंगा एनिमल्स का डॉक्टर, एंड हिज फादर देन जोक्स विद हिम कि तू भैंसों का डॉक्टर बनेगा। तो आई एम लाइक, तू भैंसों का डॉक्टर बन इफ़ दैट इज़ व्हाट यू लाइक। तो प्लीज़ फोर्स ना करें, पेरेंट्स फोर्स ना करें। और बच्चे जिनको बोला जा रहा है कि तुम आईपीएस बनो, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू, देन प्लीज़ कम आउट क्लियर विद योर पेरेंट्स, यू नो, हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक, इट इज़ इंपॉर्टेंट, दे विल अंडरस्टैंड, दे आर योर पेरेंट्स। क्योंकि इच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, ग्राइंड बहुत ज्यादा है, बहुत जाओगे, 2 महीने में पता चल जाता है। और मेंटल हेल्थ पे भी उसका बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ, फिजिकल, मैसिव इश्यूज इन बोथ, वो 2 महीने में पता चल जाएगा। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तो 2 महीने में यू विल बी एबल टू नो कि मतलब सिलेक्शन होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट सिलेक्शन नहीं होगा इसका पता चल जाता है 2 महीने प्रिपरेशन और कुछ लोग ये ना इम्पल्स में डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सक्सेस स्टोरी देखी कि ABC पर्सन बिकेम यू नो IAS और IPS, कुछ लोग ना आउट ऑफ इम्पल्स डिसीजन ले लेते हैं, उनकी कंडीशंस परमिट नहीं करेंगी। आई गेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली फीमेल एस्पिरेंट्स कि मैं वर्किंग भी हूँ, मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, इकोनॉमिकली आई एम नॉट इन अ पोजीशन फाइनेंशियली कि आई कैन लेट गो ऑफ माई जॉब एंड माई बॉस डजंट गिव मी लीव, और मैं यू नो रात को 7 बजे तक काम करती हूँ। आई एक्चुअली डिस्करेज सच वुमेन। I tell them कि you will be like putting yourself under so much tremendous pressure। 9 बजे आप घर आके घर का काम करके 11 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, सुबह 6 बजे तक आप पढ़ोगे, तो मतलब what is this? This is not your life। Let go। या तो seek support from somewhere। Only if there support system, then you put yourself through such a grind। Support system नहीं है तो इतना खुद को torture मत करो, it will be sheer torture। So I think just to add to that, मुझे लगता है क्लैरिटी रखना पहले बड़ा ज़रूरी है। दैट यू नो अनफॉर्चुनेटली समहाउ वी आर एबल, यू नो, देयर इज अ लिटिल हायरार्की दैट्स फिक्टिशियस, आई वुड कॉल इट, कि IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, देयर इज नॉट अ हायरार्की, these are all verticals, these are all parallel independent, and civil services, whether it is IAS, IPS, IFS, whatever, it has to be treated as just as like one vertical in a broader ecosystem of careers। So डॉक्टर है एम्स का, आई थिंक कोई अगर देयर इज अ सुपर स्पेशलिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, न्यूरो सर्जन, वो हाउ कैन आई, इट्स नो, आई वुड probably respect him or treat him far better than higher than somebody who is at a position, just because you know you are in the holding certain administrative positions doesn't mean that you know this is superior or this is maybe at a higher hierarchy। That's not a hierarchy। सो अगर उस माइंडसेट से ले तो यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन, नंबर 1। नंबर 2, अगेन कई बार हम जो है अक्सर ये को दिमाग में ये भी रहता है, शायद वो था ना पहले लाल बत्ती, वी यूज्ड टू कॉल इट, एकदम से लाल बत्ती, ये वो पता नहीं ये चीज़ ग्लैमर, इट्स नॉट एक्चुअली दैट। सो वैसी चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो क्लैरिटी भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। प्रॉब्ली पर्सन वुड बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ वेदर ही वांट्स टू गो फॉर दिस और ही वांट्स टू maybe pursue another career। Third thing I think is, you know, now things have also started to change। For example, you're one lovely example for that। You have been in service, you have come out, and my sense is that coming years there's a lot of this influx and outflux going to happen in the service, and that's going to make it more open। कोई भी closed system is not a good system at all। The more it opens up, both that the later entries into the system, and there are people leaving out from the system, that will bring in, that will deflate that जो जैसे एक वो bubble type जो रहता है, it will actually bring it down to the real plane where it actually lies, given the kind of role or given the kind of say it offers to you as a career। So once that happens, मुझे लगता है आगे वाले सालों में बच्चे और बेहतर तरीके से इसको जो है differentiate कर पाएंगे whether they want to go for it or not। तो अभी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं उनको मैं देख रहा हूँ। तो अनु जी, 2-3 सवाल तो आपसे पूछे गए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इफ़ यू आर 26-27 ईयर्स ओल्ड, और कई लोगों पे शादी का प्रेशर है, प्रॉब्ली इन पे है जो कमेंट कर रहे हैं।
ऑल्सो अनदर क्वेश्चन इज कि आपने एक बच्चे के साथ कैसे तैयारी करी, हाउ डिड यू गेट द टाइम? मेरे पास बहुत सपोर्ट सिस्टम था, यू नो माई फैमिली वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मेरे बच्चे को भी मेरी माँ ने रखा था और मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। तो यू नो पीपल ऑफन से कि हाउ डिड यू जगल द रोल ऑफ बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ एंड ऑल दैट। टू बी ऑनेस्ट मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, मैं उस टाइम पे प्रॉब्ली सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट थी। ऑल्दो दैट इमोशनल ट्रॉमा वॉज देयर कि मैं अपने बेटे से अलग रह के तैयारी कर रही थी, बट मेरे पास आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़। सो आई होप कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सी कोई भी फीमेल, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, अगर आप घर का भी काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर मैरिड, घर का भी काम कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप परिवार को भी संभाल रहे हो, उसके बाद फिर आप आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप 8-8 घंटे का टाइम निकाल के पढ़ लो। प्लीज़ नहीं हो पाएगा, इट विल बी अ टोटल बर्नआउट फॉर यू। सीक सपोर्ट सिस्टम्स, हैव अ मेड, सीक सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर इन लॉज, ट्राई टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब, अदरवाइज खुद को इतना टॉर्चर मत करना। देन कमिंग टू द क्वेश्चन कि 26 या 27 हो तो कैसे तैयारी करें। सी इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल एंड यू हैव दैट नैक कि आप लंबी सिटिंग करके पढ़ सकते हो, 8-10 घंटे की तो मिनिमम तैयारी लगती है इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप वो कर सकते हो तो कोई भी एज हो, 26 के हो, 27 के हो, आप डेफिनेटली कर पाओगे। बहुत लोग हैं जो पढ़ाई के लंबे ब्रेक के बाद करते हैं, मैंने भी लगभग 10 साल हो चुके थे। 2006 आई पास्ड आउट ऑफ माई ग्रेजुएशन, सो मैंने भी बहुत लंबे टाइम के बाद किया था, पर हो जाता है। ओके, इट इज़ अ जनरलिस्ट एग्जाम, सो हैव सपोर्ट सिस्टम्स, हैव योर आइडियाज़ क्लियर एंड सोर्सेज लिमिटेड रखो, उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लिमिटेड रिविजन ऑफ एक्सटेंसिव नंबर ऑफ सोर्सेज। सो स्मार्ट स्टडी, that is what my advice read one would book be. 10 times. Yeah, instead of 10 books books on on each time. different topic, limited number of times. मयंक, आपके लिए एक सवाल है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें? ये स्टूडेंट स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले ये है कि खाली पढ़ाई नहीं करनी, ये भी ध्यान देना है। मतलब अगर कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर तो बोर हो जाएंगे उस चीज़ से। तो थोड़ा सा आउटसाइड एवेन्यूज भी देखें, कभी खेल लें, कुछ एक्टिविटी कर ली, आउटसाइड एक्टिविटी, ये सब कर ली। एंड सेकंड, सर ने जैसे बोला एक टेस्ट सीरीज देते रहें, तो उससे हम अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने दी तो उसके बाद हम लोग कहाँ पर हैं। अगर अच्छी होगी टेस्ट सीरीज तो एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं तो ठीक जा रहा हूँ और कर सकता हूँ भी आगे। और ख़राब होगी, 1-2 दिन खराब लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें एक ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहीं वी आर लैकिंग समवेयर बिहाइंड, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों को आगे देखना है। एंड सेकेंड, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार ज़रूरत है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लें। लाइक मुझे आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट था, तो जैसे पपेट्री है, ये सब है, तो बीच में छोटे छोटे 2-2 मिनट्स की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो मैं उसको देख लेता था, तो उससे अपने आप मुझे एक मोटिवेशन सा आता था, अच्छा लगता था वो देख करके। तो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा मतलब प्लस डेल्टा टाइम अगर एक्स्ट्रा दे दें उसको, तो कोई उसमें वो नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में, सो वी विल बी एबल टू गिव मोर टाइम टू द स्टडीज। जस्ट टू ऐड टू इट, अगर जैसे मान लो 1-2 दिन नहीं पढ़ाई करी, सबके कोई साथ ये दिक्कत होता नहीं है, तो उसको मतलब पैटर्न मत बनने दो। लेट से आपने 1-2 दिन जंक फूड खा लिया, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ गया 1 किलो, तो बस जस्ट मेक श्योर कि द सेम बैड हैबिट डजंट गेट रिपीटेड ट्वाइस। तो अगर एक दिन नहीं पढ़ा, चिल मार लिया दोस्तों के साथ, विच इज लाइक टोटली रिकमेंडेड बाय द वे, महीने में 1-2 दिन ऐसे होने चाहिए, डोंट मेक इट पैटर्न। सेकंड, मॉक टेस्ट पे आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर। थोड़ा सा अगर आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मतलब महीने में 2 बार दे दोगे तो आपको रियलिटी पता रहेगी, थोड़ा मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होता उससे। और अगर एक्चुअली ख़राब होगा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज थोड़ा ईगो हर्ट होता है उससे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तो आपका ब्रेन विल फोर्स यू टू रिमेंबर दैट मोर रादर देन जस्ट रीडिंग कि वो टेक्स्ट पढ़ लिया आपने। जो भी मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत किए थे ना, मैं सेकंड टाइम हमेशा उसको सही करके आता था। तो जितनी गलतियाँ करोगे उतना बेटर है। एनीवे यूपीएससी से पहले हु केयर्स कि आपके मॉक टेस्ट में 10 नंबर आए थे या 5 नंबर आए थे। कई बार तो लोग -10 आते हैं और वो क्रैक कर देते हैं यूपीएससी बाद में। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको स्टैकिंग मत होने दो उसको, मतलब एक बार गलती हो गई, दूसरी बार हो गई, तो मेक श्योर कि वो पैटर्न ब्रेक हो जाए एंड यू आर बैक टू स्क्वायर लाइक नॉर्मल। सेकंडली कीप गिविंग टेस्ट। कभी ऐसा नहीं है कि चलो मंथ में अगर एक बार 3 आवर्स की मूवी देख ली तो कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया उस केस में, कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं देखना, बिल्कुल कट ऑफ होना, ऐसा जरूरत नहीं है आई थिंक। और एक जस्ट टू ऐड, मुझे लगता है इट हेल्प्स इफ यू रूटीनाइज लॉट ऑफ थिंग्स।
फॉर एग्जांपल अक्सर जैसे न्यूज़पेपर है तो कई बार अगर आप न्यूज़पेपर का ये दिस हाउ आई यूज्ड टू डू, सुबह 7:30 बजे आई वुड टेक न्यूज़पेपर एंड रीड न्यूज़पेपर ओनली टिल 9:30 बट एवरी डे। फिर एक दिन के बाद वो आदत ही हो गई, सो इट देयर वाज नो एफर्ट रिक्वायर्ड। इसके कंपैरिजन में कभी मानो आप अपने 12 बजे पढ़ते हो, कभी शाम को फिर थक के फिर आप you will never be able to do it routinely. So my suggestion would be कि चीज़ों को रूटीनाइज करने में भी बड़ा आसान हो जाता है कि आपने सुबह चलो न्यूज़पेपर you're doing from 7 to 9, पहले महीना भर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, then it becomes easy. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, मॉक टेस्ट है, फिक्स अ टाइम इन द डे, चलो मैं शाम को ये करूँगा, बट देन डू इट। सो वंस यू आर रूटीनाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स तो आपका एक पैटर्न बन जाता है, मुझे लगता है फिर वो हैबिट सी हो जाती है, और तो आपको कॉन्शियसली फिर हर बार अपने आप को जो है उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट पुट्स यू लिटिल बिट ऑन दैट ऑटो पायलट मोड। कोई एक ऐसी स्टडी भी है सर कि अगर 21 डेज तक एक काम करते रहेंगे तो उसकी हैबिट बन जाती है। तो लाइक कई लोग बोलते हैं कि जल्दी नहीं उठ पाते, तो बोलते हैं अगर 21 डेज तक कंटिन्यूसली जल्दी उठेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सो दैट्स इजी। और एक ना सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। लोग जनरली जब ये मोटिवेट करते हैं ना एस्पिरेंट्स को तो बोलेंगे लगन होनी चाहिए, परसेवरेंस एंड पैशन एंड ऑल दैट। मैं बोलूँगी सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। आप अपने आप को बस डिसिप्लिन करके रख लो, जो भी टाइम टेबल अदर सर ने बोला कि रूटीनाइज कर दो, सो ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। अपना जो टाइम टेबल ड्रॉ किया है ना उसे स्टिक करते रहो, उस सेल्फ डिसिप्लिन में रह लो, ऑल द थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और एक आई थिंक इसी में जस्ट टू काइंड ऑफ सम अप, इट्स एज सिंपल, अगर 5 लाख लोग 8 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, देयर आर 1000 पीपल जो पढ़ाई करेंगे, वो मेहनत करेंगे, सो 40 से 50 हज़ार सीरियस एस्पिरेंट्स होता है। सो आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। सो दैट्स काइंड ऑफ competitive exam. One has to be quite clear on that. कई क्वेश्चंस मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रेशर पर ही हैं। 3-4 सवाल इसी पर हैं कि मेंटल प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए। आई थिंक आप लोगों ने उस पर जवाब दे ही दिया है, पर फिर भी इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम। स्पोर्ट्स खेलें एंड सोशलाइज करें, मतलब वो 1 घंटा अपने लिए दिन में निकालें, जिंदगी का पर्पस बना रहता है, वरना बंद कमरे में एनर्जी निकल जाती है व्हेन यू आर डूइंग दैट एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी आल्सो। दैट्स गुड। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी पे हमने पूछ लिया है। एक क्वेश्चन, आई एम 18 राइट नाउ, इज इट बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड यू नो दैट क्वेश्चन इन डिटेल। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लो, चालू कर दो, ये पता चल जाए कि दिस एग्जाम इज फॉर यू और नॉट। वो आई वुड वांट टू लाइक ऐड मैम्स एग्जांपल। शी इज यू नो स्टेट लेवल स्विमर, नेशनल लेवल शूटर। वो इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बाद देन शी हैज गॉटन इनटू द टॉप 10 ऑफ दिस मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। तो उस तरीके का अपना बेस बना लो, सच ए पर्सनैलिटी, सच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच ऐड टू योर पर्सोना। बाकी अपना जब पढ़ाई का टाइम आएगा ग्रेजुएशन के बाद करो, लग के 1.5-2 साल। एक लास्ट क्वेश्चन अनु जी आपके लिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल संजू सेज कि आप उनके इंस्पिरेशन है, एंड कि मैम आपको केरला कैसे मिल गया, आप हरियाणा से हो, रैंक 2 पे भी नहीं मिला होम कैडर, ऐसे कैसे? सो थैंक यू संजू फॉर होल्डिंग मी एज इंस्पिरेशन, बट हाँ इस मामले में यू नो डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। कुछ थोड़ा सा यू नो ट्रबल रह गया था इन फिलिंग ऑफ माई चॉइसेस, सो माई चॉइसेस वर नॉट बेसिकली कंसीडर्ड बाय UPSC, so despite getting second rank I ended up in Kerala, but Kerala is a good carrier. All in all, I would just any concluding remarks there? यही कि enjoy the process, enjoy the journey. अगर इसको एक पेन की तरह से लोगे, remember destination से ज़्यादा important journey है, and all the very best to every aspirant out there. मैंने तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एक ये बात बोली थी कि सिलेक्शन हो या ना हो, जो प्रिपरेशन से पहले मयंक था, प्रिपरेशन के बाद डेफिनेटली एक चेंज आ जाएगा। तो एक ये चीज़ माइंड में रखनी है कि प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली मतलब सोचने का नज़रिया एक बदल जाएगा। तो उस सेंस में मतलब नॉलेज गेन के सेंस में भी अगर हम लोग कर लेंगे तो वो एक स्ट्रेस नहीं डेवलप थोड़ा पता चलता है दुनिया काम कैसे करती है। आई थिंक वो बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, और बहुत बैलेंस पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता है। मैं जब तैयारी चालू करी थी वो ये भी नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन करके कुछ होता है, ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। People are kind of humiliated to accept that, but this is the reality. मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और लॉ क्या होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो लॉ कैसे अलग है, और मतलब पार्लियामेंट क्या करता है, बिल्कुल जीरो नॉलेज, एब्सोल्यूट जीरो। से जस्ट प्रिपरेशन से 1 साल पहले एक फ्रेंड ने पूछा कि लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, तो माय आंसर वाज कि लोकसभा जो सेंटर में होती है, राज्यसभा जो स्टेट में होती है। दिस वाज माय आंसर टू हिम। तो अब एंटायरली बेसिक थोड़ा बहुत पता चलता है एक्चुअली इंडिया और दुनिया बेसिक काम कैसे करती है, ताकि थोड़ा एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है आपका दिमाग में उससे रिलेटेड।
And I was like, yeah, just one last send from my side कि hope for the best but be prepared for the worst. मैं जब तैयारी कर रही थी तो मन में ये था, मेहनत मेरी रहमत तेरी. This is how I used to converse with God कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, आखिरकार भगवान जो देगा you know उसे एक्सेप्ट करेंगे. तो have that humility to accept defeat or you know lack of failure as well, because that is a harsh reality which many aspirants will encounter. Statistically Lakhs of speaking, people. selection तो 1000 लोगों का ही होना है, और तो 5 लाख failure- लोग दें या 10 लाख दें या 20 लाख दें. Yeah. बट इतना मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट like in India which is like not having opportunities कि 60s का इंडिया 50s का इंडिया कि ये नहीं हुआ तो there is nothing else. Absolutely, this is And like you a are a prime vibrant India, growing India. Our GDP will surpass like most countries in 20 years. So the limited point में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मतलब उस पर हार्प करके रोने से कोई पॉइंट नहीं है. देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज आउट देयर इफ यू हैव द स्किल्स टैलेंट. तो अभी तो बहुत इजीली फिगर आउट की जा सकती हैं चीज़ें. तो डोंट वरी अबाउट कि नहीं हुआ एग्जाम में तो कोई. दैट्स आई थिंक वेरी राइटली पुट. तो मुझे लगता है यही तो जिस इंडिया में हमारे माँ बाप जो ग्रो हुए हैं, इट वाज अ वेरी डिप्राइव्ड इंडिया. मतलब दे आर ऑलवेज फियरफुल कि ये जॉब चला गया तो अगली तनख्वाह आएगी. पीपल यूज्ड टू लिव लाइक बिल्कुल ही मंथ टू मंथ, पे चेक लिविंग रहती थी. मतलब याद है बचपन में तो 5-10 रुपए भी नहीं होते थे कई बार. मतलब बहुत ऐसी हालत हो जाती थी. तो दिस इज नॉट दैट इंडिया एनीमोर. लाइक दिस इज लाइक अ मच डिफरेंट वाइब्रेंट इंडिया. या फिर अगेन आई थिंक मुझे लगता है जैसे हर किसी चीज़ में अनु राइटली पुट इट अप, हमारे हाथ में मेहनत है. सो लेट्स डू दैट. और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप में वो गिला नहीं रहना चाहिए. थोड़ी सी और किया होता तो हो गया होता. यू डू योर बेस्ट किसी भी चीज़ में, देन लीव रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड वट एवर. सो बट अपनी तरफ से वन हैज़ टू बी कॉन्शियस, हैज़ टू बी क्लियर कि मैंने आई वाज प्रिपेयरिंग, आई डिड माय बेस्ट एंड इट वर्कड आउट, इट डिडंट वर्क आउट. दैट बिकम्स तो जब टॉपर्स का ही दोबारा नहीं हो रहा एग्जाम में तो इट्स क्लियर कि इट्स नॉट मैं तो सब कुछ फैक्ट से बात करता हूँ. कई बार टॉपर्स होते हैं भाई 120 रैंक का 130 रैंक का ही. अगली बार पूछा भाई कैसी मेंस की तैयारी चल रही है, प्री नहीं हो रहा मन अभी दोबारा तैयार कर. तो जब उनका नहीं हो रहा तो इतनी ह्यूमिलिटी तो होनी चाहिए कि भाई मेरा नहीं हो सकता. एंड लाइक देन लाइक बट स्टिल लाइक कीप गिविंग योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव. मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए. तो All the best everyone. आई थिंक वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ऑन यूपीएससी, आप लोगों की जर्नी से रिलेटेड, एंड बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा आप एस्पिरेंट्स को जो इसे देख रहे हैं. तो जो भी लर्निंग्स आपने इस वीडियो से ली है उसको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आत्मसात कीजिए. और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने अन्य एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के इश्यूज को फेस कर रहे हैं. मे बी दिल इम्प्लीमेंट दैट इन देयर लाइफ. तो इसी के साथ इस सेशन को हम करेंगे आज कंक्लूड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस सेशन. थैंक यू.